पेड़ों की जड़ों में गरीब ननद का ससुराल। अजीब, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। देखिए, यहाँ तो सिर्फ घना जंगल है और कितने पुराने पुराने पेड़ हैं। भला मेरी इकलौती ननद यहाँ कैसे रह सकती है? यहाँ जंगली जानवरों का ही राज होगा। एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ रहा है। तसल्ली रखो अमृता, हो सकता है धानी का ससुराल इस जंगल को पार करके पड़ता हो, क्योंकि उन लोगों ने हमें यहीं का पता दिया था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, शायद हमें उनका ठिकाना मिल जाए। जैसे जैसे दोनों चलते जा रहे थे, जंगल और भी घना होता जा रहा था। कुछ पेड़ों पर गिलहरियों का झुंड तो कुछ पर जहरीली चींटियां भी थी। तभी शाम ढलते जंगल के अंदर अंधेरा छा जाता है। अजी देखिए, सूरज भी डूब रहा है। हमें जल्दी जल्दी चलना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इस घने जंगल में रास्ता भटकना आसान है, भूल भुलैया जैसा है ये जंगल। तभी एकदम से एक मोटा तगड़ा भालू अमृता के सामने आकर उछल कूद करने लगता है, जिससे वह जोर से चीख पड़ती है। हाँ! नाहर, भालू, कहीं ये मुझको काट ना ले, बचाओ, कोई है। तभी पेड़ के अंदर बैठे एक परिवार में से गरीब बहू बोलती है। लगता है कोई रास्ता भटक गया है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। कहीं जानवरों ने हमला न कर दिया हो। हाँ, लेकिन सावधान रहना बहू, ये जंगली जानवर आदमखोर हैं। ये हमला करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। जी माँ जी, मैं सतर्क रहूंगी। धानी आहिस्ते से पेड़ की जड़ से बाहर निकलकर मशाल से भालू को भगा देती है। जी, आप दोनों सही सलामत तो हैं? कहीं कोई खरोच या चोट तो नहीं लगी? जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। ऐसा कहते हुए अमृता जैसे ही नजर उठाकर देखती है तो वह उसकी अपनी ननद होती है। इतने में पेड़ घर के अंदर से बाकी परिवार वाले भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। सबकी दशा बहुत ही लाचार और बेबसी भरी होती है। अपनी ननद की दुर्दशा देखकर अमृता छलकते आंसुओं से बोलती है, धानी, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम और तुम्हारे ससुराल वाले इतने खतरनाक जंगल में क्यों रह रहे हो? अमृता के सवालों से गरीब ननद की सूरत पर लाचारी का मंजर छा जाता है। धानी आंसुओं से गुजरी हुई जिंदगी को याद करने लगती है, जहां धानी अपने भाई नाहर के पैरों में गिरकर अपने प्यार की भीख मांग रही होती है। भैया, मैं आपके आगे अपने प्यार की भीख मांगती हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप एक जोड़े में मुझे चंदर के साथ विदाई कर दीजिए। गुस्से में आंख बबूला होकर नाहर अपनी इकलौती बहन को चांटा मार देता है, जिससे कि बीच में आकर भाभी अमृता बोलती है, नाहर, आप होश में तो हैं? भला इस तरह से जवान बहन पर हाथ कोई उठाता है क्या? आज मैं होश खो बैठा हूँ। अमृता, तुम्हारे लाड़ और प्यार ने ही इस लड़की को इतना बिगाड़ दिया है कि आज ये हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रही है। इसे पूरी दुनिया में वो गरीब लड़का ही प्यार करने को मिला था। कह दो इससे, मैं उस 2 कौड़ी के गरीब लड़के के हाथ में इसका हाथ कभी नहीं दूंगा, जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो फिर आप भी आज मेरा एक फैसला सुन लीजिए भैया। मैं चंदर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी। धानी सारी रात कमरे में बैठकर रोती रहती है और अपने भाई के नाम खत लिखकर उसका घर छोड़कर चंदर के साथ मंदिर में 7 फेरे ले लेती है। धानी, तुमने अपने भाई भाभी का घर छोड़कर मुझे चुना है। आज इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सुख में दुख में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। चंदर जैसे ही धानी को अपने घर लेकर आता है तो धानी देखती है कि वह गरीब झुग्गी है, जिसके बीचों बीच से गंदे पानी की नालियां बह रही हैं और वह छोटी सी झुग्गी ही उसका ससुराल है। मकान मालिक घर के बाहर खड़ा किराए के लिए चिल्लम चिल्ली मचाकर ससुराल वालों को रुसवा कर रहा होता है। बस एक पैसे की भी शर्म लिहाज नहीं बच गई तुम लोगों में। अगर मेरा किराया इस महीने नहीं चुकाया तो खाली कर दो मेरी झुग्गी। मकान मालिक जी, भगवान के लिए इस तरह से हमारी इज्जत मत उछालिए, धीरे धीरे करके चुका देंगे किराया भी। अपने गरीब ससुराल वालों की दशा को देखकर धानी को दिल ही दिल में बहुत दुख लगता है। ससुराल में उसकी ननद, सास ससुर थे। धानी अपने ससुराल में खुद को ढाल लेती है। लगभग 1 साल बीत जाते हैं। धानी एक बच्चे को जन्म देती है। दिन पर दिन उनकी दशा बद से बदतर हो जाती है और आखिर उन सब के हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जब मकान मालिक उन्हें घर से बेघर कर देता है। बस तुम गरीब लोगों ने मेरी शराफत का बहुत फायदा उठा लिया। निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसे फटे हाल लोगों के लिए घर नहीं बल्कि फुटपाथ बना हुआ है, वहीं जाकर रहो। हसमुख चंद जी, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में मैं और मेरा परिवार कहाँ मारे मारे भटकेंगे। अरे जहन्नुम में जाओ, मेरी बला से मुझे कोई लेना देना नहीं। धानी और उसके बेघर गरीब ससुराल वाले सर्दी के मौसम में मारे मारे फिरने लगते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पेड़ ही पेड़ थे। हे भगवान, ईश्वर भी हम गरीब लोगों पर गजब का सितम ढा रहा है। एक तो हम बेघर भटक रहे हैं, ऊपर से सर्दी का मौसम हमारी जान ले रहा है। मैं आग जलाता हूँ,
सब लोग हाथ पैर सेक लेंगे तो थोड़ी राहत आ जाएगी। मैं लकड़ी लेकर आती हूँ। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों ननद भाभी लकड़ी चुनकर लाती हैं और आग जलाती हैं। पूरा गरीब परिवार बैठकर जंगल में आग सेकते हैं। तभी धानी को पूरे जमीन पर पेड़ों की जड़ें फैली हुई दिखाई देती हैं, जिससे उसे एक जुगाड़ सूझता है। ये क्या है माँ जी? ये पेड़ों की जड़ कितनी मोटी मजबूत है। क्यों ना हम इसके अंदर ही अपने लिए ठिकाना बना लें। हाँ, बहु विचार तो अच्छा है। इसके तने भी किसी घर जितने लंबे और चौड़े हैं। हम आसानी से ठंड का मौसम गुजारने तक अपने आप को इस पेड़ों की जड़ों के अंदर महफूज कर सकते हैं। पर क्या ये मुमकिन है? अरे कोशिश करने में क्या जाता है। इस कदर इस तरह ठंड के मौसम में मरने से तो अच्छा है कि हम इन पेड़ों की जड़ों के अंदर बस जाएं। पूरा परिवार उस पेड़ की जड़ को खोखला करते हैं और अंदर तक जाने का रास्ता बना लेते हैं और ऊपर से लकड़ी से एक दरवाजा भी बना देते हैं। लेकिन पेड़ों के अंदर गुजर बसर करना गरीब ससुराल वालों के लिए इतना भी आसान नहीं था। रात ढलते ही जंगली जानवर उस पेड़ के आगे झुंड लगा लेते थे। हे भगवान, ये जंगल के सारे जानवर हमारे पेड़ घर के आगे ही डेरा जमा लेते हैं। सोना भी दूभर हो गया है। जाने ईश्वर कब हमारे कष्ट हरेगा। सब ठीक हो जाएगा सुजाता, थोड़ा धीरज धरो। इसी तरह पेड़ की जड़ों में गरीब ससुराल वालों का मुश्किलों भरा सफर जारी था। सब लोग साग पत्ते खाकर अपना भरण पोषण कर रहे थे। कभी कभी जंगली बिच्छू भी उन्हें काट लेते थे और आखिरकार अमृता अपनी गरीब ननद का घर ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है। अपनी गरीब ननद की कठिन जिंदगी को जानने के बाद अमृता की आंखों में बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बस मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ननद को मैंने फूलों की तरह पाला पोसा वह इतना दुख झेलेगी। लेकिन अब आप सब लोगों को इस तरह संघर्ष में इस जोखिम भरे जंगल में पेड़ों की जड़ों के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। आखिर दुख तकलीफ में अपने ही तो काम आते हैं। अमृता अपनी ननद और उसके गरीब ससुराल वालों को सहारा देती है और उस जंगल के दलदल से निकाल कर रहने के लिए घर दिलाती है। छलकते आंसुओं से ननद अपनी धनी भाभी का आभार व्यक्त करती है। समझ में नहीं आ रहा भाभी कि किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने इस मुसीबत के वक्त में मुझे सहारा दिया। मेरे लिए आप ईश्वर का रूप बनकर आई हो। बस बस, अपनों को शुक्रिया नहीं कहते। अब ये आंसू पोंछ लो, दुख के दिन खत्म हुए। तुम्हारी भाभी कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। और रही बात भरण पोषण की, तो चंदन जी आप मेरे यहाँ काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आपसे काम के लिए कहना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। सारी जिंदगी में आपका एहसानमंद रहूंगा। आपने मेरे परिवार को सहारा दिया। इस तरह से अमीर अमृता एक माँ के समान दुख में घिरी अपनी गरीब ननद की मदद करती है और उसकी उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसाती है, जिससे खुशियां उनके दरवाजे पर फिर से लौट आती हैं। इन अमीर लोगों को भी न खाना होता नहीं है, बस ऑर्डर कर देते हैं और फिर उसे खराब कर देते हैं। अब इतनी सारी चिकन बिरयानी मुझे डस्टबिन के अंदर डालनी होगी। आजकल तो ठंड भी बढ़ती जा रही है। वेटर जैसे ही डस्टबिन के पास जाकर सारी चिकन बिरयानी डस्टबिन में डालने वाला होता है, तभी दो गरीब बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं। नहीं नहीं, ये खाना डस्टबिन के अंदर मत डालो, हमें खाने को दे दो। हमने कभी चिकन बिरयानी नहीं खाई, हमें चिकन बिरयानी खानी है, हमें चिकन बिरयानी दे दो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, ये लो इसे खा लो। वेटर की दी हुई चिकन बिरयानी दोनों गरीब बच्चे ठंड में ठंडे फर्श पर बैठकर खाने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक आता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इन गरीबों को खाना खिलाने की? मेरा रेस्टोरेंट है, कोई धर्मशाला नहीं है। इस चिकन बिरयानी के पैसे मैं तेरी सैलरी से काटूंगा, समझे? नहीं साहब, ऐसा मत करो, अभी मैं इन दोनों बच्चों को भगा देता हूँ यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों बच्चों को वहां से भगाने लगता है। अभी बच्चों ने चिकन बिरयानी का एक निवाला खाया ही था कि वेटर ने उनके आगे से थाली उठाकर डस्टबिन में डाल दी। वेटर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो मदद करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। दूर खड़े उनके गरीब माता पिता उन्हें देखकर रोने लगे। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो माँ पिता अपने ही बच्चों को इस तरह गिड़गिड़ाते देख रहे थे। चलिए कहानी में पीछे चलकर देखते हैं। बहू, खाने के लिए कुछ है या नहीं? बहुत जोरों से भूख लगी है। बाबूजी, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं भी उनके आने का ही इंतजार कर रही हूँ। तभी काम पर से महेश आ जाता है। अरे आप आ गए, राशन लेकर नहीं आए हो क्या? मालिक ने पैसे ही नहीं दिए, कहाँ से लेकर आऊं राशन? उसी वक्त स्कूल से कुणाल और संध्या आ जाती हैं। भैया देखो, आज टीचर ने हम दोनों को क्लास से बाहर कर दिया। हम किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। टीचर कहती है अगर हम लोग प्राइवेट स्कूल में होते
तो पहले दिन ही स्कूल से बाहर कर दिए जाते। सरकारी स्कूल में भी ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा। परेशान मत हो, पैसे आते ही मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे दूंगा। सुनिए जी, कुछ कीजिए अभी के लिए। 2 दिन से हमारे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है। स्मृति ये कह ही रही थी कि सास घर पर आती है। गांव बस्ती का काम करके वो लोगों के घर से कुछ खाने पीने की चीजें ले आती है, जिसे पूरा परिवार बैठकर खाता है। ये बड़े बड़े घर के लोगों के घरों में कितना स्वादिष्ट खाना बनता है। काश के हमारे घर में भी अच्छा खाना बनता। इस तरह गरीब परिवार की मजबूरियां चल रही थी। एक दिन संध्या और कुणाल दोनों ही स्कूल से घर आ रहे थे। रास्ते में उनके दोस्त एक रेस्टोरेंट पर रुक गए। आज तो मेरा बर्थडे है और आज मैं सभी को पार्टी दूंगा। आज हम रेस्टोरेंट में चिकन बिरयानी ऑर्डर करेंगे, लेकिन सभी को थोड़े थोड़े पैसे मिलाने पड़ेंगे। बाकी सभी दोस्त पैसे मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन संध्या और कुणाल के पास पैसे ही नहीं होते। वो मुंह लटकाकर घर की तरफ आने लगते हैं। अरे क्या हुआ, अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है क्या तुम लोगों के पास? नहीं, हमें घर जल्दी जाना है, कुछ जरूरी काम है। कुणाल ऐसा बहाना बनाकर संध्या के साथ घर आ जाता है। महेश भैया, क्या हम कभी चिकन बिरयानी नहीं खा सकते? मेरा बहुत मन करता है चिकन बिरयानी खाने का। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। जब मालिक मुझे पैसे देगा तो मैं चिकन बिरयानी बनवाऊंगा घर में। महेश के इतना कहने पर उसके दोनों भाई बहन चुपचाप बैठ जाते हैं। चिकन बिरयानी खाए तो हम लोगों को बरसों हो गए हैं। हम गरीबों के घर में कहाँ चिकन बिरयानी बनती है। एक समय पहले जब मेरी नौकरी एक होटल में थी, तब वहां से एक बार चिकन बिरयानी लेकर आया था। सबने खुश होकर खाई थी। महेश तो उस समय बहुत छोटा था। उसके बाद तो ये बहुत जिद किया करता था। परिवार आपस में बातें करके पुराने दिन याद कर रहे होते हैं कि तभी पूरब और नीरू को चिकन बिरयानी की खुशबू आती है। वो खुशबू के चलते पड़ोस वाले घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। देखो देखो, यहाँ पर चिकन बिरयानी बनाई जा रही है। जिसकी खुशबू में इतना स्वाद है तो उसे खाने में कितना स्वाद आएगा। मुझे भी चिकन बिरयानी खानी है। पड़ोसियों के दरवाजे पर वो दोनों जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे देखो तो सही, पड़ोसियों के बच्चों की नजर हमारे घर की चिकन बिरयानी पर है। कितनी बार कहा है जी तुमसे कि दरवाजा बंद करके रखा करो। ऐसे लोगों की नजर पड़ेगी तो हमारे पेट में कहीं दर्द ना हो जाए चिकन बिरयानी खाकर। संगीता की ये सारी बातें स्मृति सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है। वो फौरन अपने बच्चों को लेने के लिए आती है। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, घर से बाहर मत जाया करो। अभी तुम दोनों छोटे हो, चलो कल मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बनाऊंगी। माँ के मुंह से चिकन बिरयानी का नाम सुनकर दोनों बच्चे चुपचाप घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो दोनों अपनी माँ से चिकन बिरयानी मांगते हैं। बच्चों, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, लेकिन आज के बाद फिर कभी भी किसी के दरवाजे पर खाने के लिए मत खड़े होना। मैं तुम सभी को चिकन बिरयानी खिलाऊंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। महेश इतना कहने के बाद दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो जितने भी पैसे कमाता है घर के थोड़े बहुत राशन में चले जाते हैं। बिजली का बिल, घर का किराया और माँ बाबूजी की दवाइयाँ, जिसमें पैसे कम ही पड़ जाते हैं। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं अपने घर की परेशानियों को खत्म कर सकूं, सभी को चिकन बिरयानी खिला सकूं। मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूं कि एक समय चिकन बिरयानी भी बनवा सकूं। कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हौसला रखिए। वो दोनों इस तरह आपस में बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, सभी अपने अपने काम में लगे होते हैं। ठंड में बेचारी स्मृति घर के काम कर रही होती है कि तभी पड़ोस की एक औरत उनके घर आती है। देखो, मेरे बेटे की शादी की दावत है, पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, तो मैंने सोचा तुम्हें भी दे दूं। आ जाना परिवार के साथ दावत में। खाने में सभी के लिए चिकन बिरयानी बनवाई है। तुम लोगों ने तो कभी खाई नहीं होगी, इसी बहाने तुम्हें खाने का मौका मिल जाएगा। हेमलता ऐसा बोलकर चली जाती है। स्मृति को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बच्चे तो खुशी के मारे उछल कूद करने लगते हैं। ये आखिरकार हम लोग आज चिकन बिरयानी जरूर खाएंगे। आज तो मजा ही आ जाएगा। सच में आज तो बहुत मजा आने वाला है। हम लोग चिकन बिरयानी खाएंगे। आज मैं चिकन बिरयानी खाकर उसका टेस्ट देखूंगी कैसा होता है। इस तरह सभी बहुत खुश थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन स्मृति और महेश वहां जाना नहीं चाहते थे। आखिरकार परिवार की खुशी के लिए वो रात को शादी में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जहां शादी होती है वो गांव से बाहर होती है। सभी तो वहां गाड़ी से चले जाते हैं, लेकिन गरीब परिवार पैदल पैदल चलते हुए जाता है, जिसमें उन्हें बहुत देर हो जाती है। वहां पहुंचते ही पता चलता है कि सारी बिरयानी खत्म हो गई। ये लो, यहाँ तो चिकन बिरयानी खत्म ही हो गई। हमारे तो नसीब में ही नहीं है चिकन बिरयानी।
पूरा परिवार बेबस होकर चुपचाप बिना खाए वहां से पैदल पैदल चलकर आने लगता है। बच्चों को बहुत जोर से भूख लगती है। रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है जहां एक वेटर चिकन बिरयानी डस्टबिन में डालने के लिए जा रहा होता है। चलो बच्चों को घर लेकर चलो। घर आने के बाद स्मृति अपने पति से कहती है, बस बहुत हो गया, हम इतने गरीब हैं कि हम चिकन बिरयानी तक नहीं खा सकते, लेकिन अब हमें चाहे कुछ भी करना पड़े अपने परिवार वालों को चिकन बिरयानी खिलाऊंगी। मैं खुद नौकरी करूंगी और मेहनत करके पैसे कमाऊंगी और आपको भी सहारा दूंगी। अगले ही दिन ठंड में स्मृति नौकरी ढूंढने के लिए निकलती है। वो कई बड़ी बड़ी कोठी जाती है लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिलता। कई दिन पैर तुड़ाई के बाद उसे एक कंपनी में मामूली सी नौकरी मिल जाती है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस पैसे अच्छे होने चाहिए। पैसे होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्मृति पूरे महीने जी जान लगाकर काम करती है। आखिर में वो महीने के आखिरी में अपनी तनख्वाह उठाती है। उसे बहुत खुशी होती है। आज मैं घर पर चिकन बिरयानी बनाऊंगी, पूरा परिवार खुश हो जाएगा। स्मृति सबसे पहले चिकन की दुकान पर जाती है और वहां से चिकन खरीदती है और फिर दुकान पर जाकर बिरयानी वाले चावल लेती है। वो साबुत गरम मसाले, प्याज, टमाटर सब कुछ खरीदती है जो भी चिकन बिरयानी में डलता है। उसने सामान खरीदने में जरा सी भी कंजूसी नहीं की। घर आने के बाद उसने सभी सामान तैयार करना शुरू किया और चिकन बिरयानी चूल्हे पर चढ़ा दी। सबके चेहरे पर उस दिन एक अलग मुस्कान थी। आज तो हमें माँ चिकन बिरयानी बनाकर खिलाएगी। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को बताने चलते हैं। नीरू और पूरव दोनों अपने दोस्तों को और पड़ोसियों को बताते हैं कि उनके घर में आज चिकन बिरयानी बन रही है। पहले तो किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब चिकन बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है तो सबको यकीन होता है कि आज गरीबों के घर में चिकन बिरयानी बन रही है। आखिरकार उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर चिकन बिरयानी का आनंद लेता है। उस दिन के बाद से अब स्मृति मेहनत करके अपने पति की मदद करती है और घर चलाती है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपको भी चिकन बिरयानी पसंद है?